इंडिया गठबंधन की दिल्ली में 19 दिसंबर अशोका होटल में मीटिंग के पश्चात समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव व महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बसपा पार्टी के खिलाफ जो बयानबाजी की थी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन लोगों को जो नसीहत सिखाने वाला बयान दिया है, वह गौर फरमाने योग्य है। इंडिया गठबंधन में बसपा सहित जो पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफिजूल कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। बेफिजूल की टीका टिप्पणी किनके खिलाफ? जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, ये नसीहत दे रही है तथा इससे उन्हें बचना चाहिए। यही नहीं, उनको सलाह है, क्योंकि भविष्य में देश हित में, जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। कब किसको देश हित में, किसमें? देश हित में और जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात फिर ऐसे लोगों को वह पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, यह ठीक नहीं है। ये नसीहत दे रही हैं कौन? बसपा सुप्रीमो। खास करके इनको जो बसपा के खिलाफ बयानबाजी किए थे उन लोगों को। यह है बसपा सुप्रीमो के विचार। मायावती को समझ पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को मिल गया पीएम को धूल चटाने वाला चेहरा। एक झटके में चित्त हो जाएगी भाजपा। अब ये वो चेहरा है? कौन है? किसके लिए पुण्य प्रसून वाजपेयी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इंडिया को एक ऐसा चेहरा मिल गया है जो पीएम को धूल चटा देगा। वो चेहरा कौन है? लीजिए सुनिए पुण्य प्रसून वाजपेयी की ही आवाज में वो उनके विचार। पुण्य प्रसून वाजपेयी के स्वयं के विचार सुनिए साथियों। मायावती की राजनीति को समझने की कोशिश आज कर लीजिए कि उनकी खामोशी से बीजेपी को कितना लाभ है। और अगर वह बोलते हुए सामने आकर खड़ी हो गई और इंडिया ने, यानी इंडिया गठबंधन ने अगर मायावती को अपना चेहरा बना लिया, राजनीति हो तो ऐसी हो कि सामने वाला खड़ा ही ना हो सके। राजनीति का मिजाज कहता है कि अगर मायावती इंडिया के साथ खड़ी हो गई या इंडिया ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि 2024 में उनकी तरफ से चेहरा प्रधानमंत्री का मायावती का ही होगा, तो एक झटके में बीजेपी की वो तमाम एजेंसियां जो नजर आ रही है इस वक्त, उनकी हरकत, उनकी सक्रियता मायावती के चौखट पर आकर खड़ी हो जाएगी। यह बीजेपी की हकीकत है, यह मोदी शाह की बिसात की हकीकत है। विपक्ष को खड़े होने ही नहीं देना है, क्योंकि उसे पता है एक ऐसा शख्स है जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत है कि उसे हिला डुला पाना उनके लिए मुश्किल है। और आज की तारीख में भी देखें तो तीसरा नोटिस भेजा गया अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल भी पिछली बार चुनाव प्रचार में, उसके बाद विपाशना में, तो अब तारीख 3 तारीख की दी गई है। 3 जनवरी नया साल आपको आना होगा। हेमंत सोरेन को 6 नोटिस भेजे जा चुके हैं और कहते हैं हेमंत सोरेन इसीलिए दिल्ली नहीं आए, जब बैठक थी इंडिया की वो घबरा रहे थे कहीं यहां पर गिरफ्तारी ना हो जाए। तीसरा नोटिस भेजा गया तेजस्वी यादव को। 5 तारीख दी गई है तेजस्वी यादव की। लेकिन यह सब कुछ तो आप देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो हकीकत और वो सच शायद मोदी सत्ता के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसे पता है एक ऐसा शख्स है जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत है कि उसे हिला डुला पाना उनके लिए मुश्किल है। तो एक ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की गई जिसमें वह शख्स कुछ बोले ही नहीं, और उसको एक ऐसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया जहां पर वह चुनाव प्रचार के लिए भी ना जाए, जबकि उस शख्स की अपनी राजनीति बहुत साफ बतलाती है अगर वह चुनाव मैदान में हो तो बीजेपी के वोट कम हो जाएंगे। इस शख्स का नाम, इस इंसान का नाम मायावती है। मायावती की राजनीति को समझने की कोशिश आज कर लीजिए कि उनकी खामोशी से बीजेपी को कितना लाभ है। और अगर वह बोलते हुए सामने आकर खड़ी हो गई
और इंडिया ने यानी इंडिया गठबंधन ने अगर मायावती को अपना चेहरा बना लिया, हो सकता है चुनाव के वक्त आते आते परिस्थितियां ऐसी पलट जाए जहां मायावती इंडिया का चेहरा हो जाए। तो क्या यही मजबूरी है? हो सकता है। या दूसरी मजबूरी है कि मायावती को अभी लग नहीं रहा है कि जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया के नाम से बनकर खड़ा हुआ है वह चुनाव जीत सकता है। लेकिन यह सवाल क्यों उछाला जा रहा है? क्योंकि 10% वोट बढ़ाने का जिक्र बीजेपी कर रही है और जहां उसे पता है पिछली बार उसको तकरीबन 23 करोड़ वोट मिले थे और उसके बाद जो नीचे जो शख्स खड़ा था वह कांग्रेस थी, उसे सिर्फ 12 करोड़ वोट मिले थे। एक हकीकत तो समझ लीजिए, इस देश के भीतर का मुस्लिम जिसे बीजेपी अपना वोट या वोटर मानती ही नहीं है, कहीं भी जीतती है वो बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा नहीं करती है। और छत्रपों के साथ मुस्लिम वोट बैंक जहां जहां जुड़ा वहां पर छत्रपों के वोट बैंक बढ़े जरूर, लेकिन वह बीजेपी को मात देने की स्थिति में आ नहीं पाई। तो क्या वाकई मायावती वो चेहरा है? और मुस्लिम जब भारत की राजनीति में हाशिए पर है तब उसे एक ऐसा विकल्प चाहिए जो मौजूदा बीजेपी सत्ता को हरा सके। और ध्यान दीजिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिमटी हुई मायावती जब जब सत्ता में आई तो मुसलमान उनके साथ खड़ा था। और पिछले चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ तो मायावती 10 सीट जीत गई और उसके बाद समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट मिली। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वोट का ट्रांसफर नहीं किया गया। तो क्या यही वजह रही कि जैसे ही जिक्र इस बात का शुरू हुआ कि मायावती को इंडिया में लाया जाए या इंडिया में मायावती का चेहरा बनाया जाए तो अखिलेश यादव रूठ गए और कहने लगे हम बाहर हो जाएंगे। सवाल हम बाहर हो जाएंगे या नहीं होंगे इसका बिल्कुल नहीं है। और उस दौर में भी अगर एवरेज निकालिएगा तो 3.5% वोट बीएसपी को मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को जोड़ भी दीजिए तो भी वह 1% वोट तक ही इन तीनों राज्यों में पहुंच पाता है। जाहिर है इंडिया के भीतर से कोई आमने सामने होगा तो वोट आमने सामने के ही कटेंगे, बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। तो बीएसपी अगर सक्रिय हो जाए तो क्या होगा और दूसरे राजनीतिक दल अगर सक्रिय होते हैं तो वो किसका वोट काटते हैं? तो पहली बात इसी को लेकर। और बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी मैदान में रहे, खासतौर से हिंदी पट्टी में जहां पर अब उसको जीत ही चाहिए। तो सामने अगर कांग्रेस खड़ी है जो राज्य दर राज्य उसका परिणाम हार का ही रहा है और वहां पर जीत की कोई गुंजाइश हो ही नहीं, तो इंडिया के भीतर से चाहे वो कहीं पर आम आदमी पार्टी हो, कहीं समाजवादी पार्टी हो। लेकिन यह सवाल कोई भी पूछ सकता है, अगर ये तीनों मिलकर लड़ते तो क्या होता? मायावती सक्रिय होती है बीएसपी को लेकर। राजनीतिक तौर पर तो 6% एवरेज वोट राजस्थान में भी आते, मध्य प्रदेश में भी आते, छत्तीसगढ़ में भी आते, जो एक लिहाज से आधे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को भी परख लीजिए, उस दौर में भी मायावती प्रचार के लिए नहीं निकली, जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी है। लेकिन उनका अपना वोट जो 10-11% जाटा वोट बैंक था वो साथ ही रहा, वो नहीं डगमगाया। उसके बाद जो बाकी दलित जातियां हैं वह वोट ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पास चला गया, बिल्कुल नहीं, वह बीजेपी के पास चला गया। लेकिन मायावती जब खड़ी होती है, सक्रिय होती है, तो दलित वोट बिल्कुल नहीं जाएगा बीजेपी के पास। इस देश के भीतर में अगर मुस्लिम गारंटी है वो एंटी मोदी जाएगा, एंटी बीजेपी जाएगा। तो दूसरी तरफ दलित जातियों के भीतर अभी भी एक ही चेहरा और एक ही पार्टी रेंगती है, वो मायावती और बीएसपी है। अगर इन दोनों के वोट को आप मिला देते हैं तो इस देश के भीतर 30% वोट पर तो साफ मोहर लग जाती है। और इस देश के भीतर में तकरीबन 122 सीट ऐसी है जहां पे शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम वोट दोनों जो मिलता है वह 30% से ज्यादा हो जाता है, 40% तक पहुंच जाता है। और उसमें सिर्फ एक तड़का उस इंडिया का ही तो लगाना है जो ओबीसी की राजनीति कर रही है। वो कांग्रेस जो पहले अपर कास्ट से जुड़ी थी लेकिन छिटक गए उसके साथ भी अपर कास्टों की हिंदूवादी पार्टी के तौर पर बीजेपी ने अपने आप को खड़ा कर लिया। कहीं ये परिस्थितियां भी चलती है और ये परिस्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टियों के साथ है, पार्टियों के भीतर नेताओं के साथ भी है। तो राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति क्या एक बड़ा ऐलान है, एक ऐसा ऐलान है जो भारत की राजनीति को बदल सकता है। लेकिन क्या इस देश के भीतर में इंडिया अपने तौर पर खड़ा हो पाएगा? और इस इंडिया का चेहरा मायावती हो जाए तो उसके भीतर भारत भी समा जाएगा, जिस भारत को लेकर बीजेपी लगातार इंडिया के काउंटर में प्रचार करती रह गई कि अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं भारत के राष्ट्रपति लिखेंगे, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं भारत के प्रधानमंत्री लिखेंगे। तो एक झटके में इंडिया और भारत मिलकर मायावती के चेहरे के साथ अगर खड़ा हो जाता है तो राजनीतिक तौर पर चुनाव के ऐलान के साथ ही ये बहुत चुनौती बीजेपी के सामने आकर खड़ी होगी। और आज की तारीख में जब वो 10% वोट बढ़ाने का जिक्र कर रही है तो यह भी समझिए कि मायावती के चेहरे होने के बाद
इस देश के भीतर में जो 20 करोड़ वोट पिछली बार नहीं दिए गए, वो कौन सा तबका था, इसको लेकर जो अगर एनालिसिस आती है तो वो तबका पहली बार निकलकर सामने आएगा और ये पूरी ओबीसी की राजनीति उसमें समाएगी। इस दौर में जिन 4 नई जातियों को प्रधानमंत्री ने खोजा है, वो महिलाएं हैं, वह किसान है, वो गरीब है और वो युवा है। ये चारों जातियां एक झटके में मायावती के इर्द गिर्द आपको दिखाई देने लगेगी और तब बीजेपी को कहीं ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा उस हिंदुत्व को लेकर, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस सरसंघचालक की मौजूदगी आपको 22 जनवरी को दिखाई देने वाली है। लेकिन उसका सच भी यह है कि ध्रुवीकरण भारत के भीतर, वह भी उत्तर प्रदेश में 1991, 92 और 96 में जितना हुआ था उतना तो अब भी नहीं है। यह एक नई परिस्थिति भारत की राजनीति में क्या मार्च तक दरवाजा खटखटाकर अंदर आ जाएगी और नए चेहरे के साथ इंडिया नजर आएगा, इंतजार करना होगा। लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं राजनीतिक जमीन बनाने और खुद का कद बढ़ाते हुए सत्ता पाने का खेल है। तो समुद्र के भीतर उठती हुई लहरों को मत देखिए, उस लहर को वापस जो फेंक देती है उसे भी परखने की कोशिश कीजिए। मायावती को कब तक, कौन कितनी देर तक खामोश रख सकता है, यह भी शायद भारत की राजनीति में एक अनूठा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।